हाँ जी, तो हमने डिस्कस किया था अभी तक कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होना मॉलिक्यूल्स का, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस के ऊपर जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो नेक्स्ट है मैकेनिज्म। क्या है इसका? मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन आपको पता चल गया होगा, डी है। एड्सॉर्प्शन मीन्स जो सरफेस के ऊपर प्रोसेस हो रहा है। अब देखो, यहाँ पे कोई वेसल है, ठीक है, इसमें कुछ लिक्विड है। तो यहाँ पे दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल है जो कि इंटीरियर में पड़ा है, एक मॉलिक्यूल है जो सरफेस के ऊपर पड़ा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल इंटीरियर के ऊपर, ये मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल एट द सरफेस। तो जो मॉलिक्यूल इंटीरियर में है वो देखो, वहां पर हर डायरेक्शन से लिक्विड से वो सराउंडेड है। जो इंटीरियर में है मतलब सेंटर में है, तो हर डायरेक्शन पे, ऑल डायरेक्शन में उसके लिक्विड ही लिक्विड है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है वो हर साइड पे इक्वल लग रही है। अब ये तो इंटीरियर वाले की बात होगी। अब देखो जो सरफेस पे पड़ा हुआ है मॉलिक्यूल, जो सरफेस के ऊपर पड़ा है, वहां पे देखो यहाँ पर अंदर वाली फोर्सेस अलग है लिक्विड की, ठीक है। मींस ये हाफ जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं जो वो लिक्विड के हैं। ऊपर वेपर फेस है, तो यहाँ पे जो है इसको अट्रैक्ट करा हुआ है वेपर फेस वाले मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है। यहाँ पर है वेपर फेस, ठीक है, यहाँ पे है मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर फेस, ठीक है। तो मींस यहाँ पर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ने इसको सराउंड किया हुआ है, एक तो लिक्विड फेस और दूसरी साइड पे वेपर फेस, ठीक है। वेपर फेस जो अबव स्पेस है लिक्विड की। अब इससे क्या होगा, जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है यहाँ पे तो सेम इनवर्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर सेम नहीं है। यहाँ पर क्या है, उसको अंदर से, ऊपर वेपर फेस है तो लिक्विड फेस जो है वो उसको पुल कर रहा है अंदर की तरफ। तो मीन्स ये जो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है ये क्या करेगा, इनवर्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अंदर को खींचेगा, मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ इनवर्ड पुल करेगा, ठीक है। और ये जो इनवर्ड पुल है ये क्या कॉज करती है, सरफेस टेंशन, राइट। अब देखो यहां मैंने ये लिखा हुआ है, तो क्या है यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ अ लिक्विड इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड्स, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर एक्सर्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पे सब साइड पे लिक्विड लगा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर साइड डायरेक्शन से इक्वल लगेगी। इसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हाफ लिक्विड फेस है, मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड फेस एंड फ्यूअर मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेस, ठीक है, जो स्पेस अबव है। As a result, molecules lying at the surface experience some net inward forces of attraction which causes surface tension. अब तुम्हें पता है इसी वजह से जो ड्रॉप तुम देखते हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर निकल रहा है, वो ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल होती है। क्यों होती है स्फेरिकल? हाँ जी, ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल होती है। तो जब ड्रॉप निकल रही है तो इनवर्ड पुल लग रहा है, ठीक है, इनवर्ड पुल लग रहा है, तो ड्रॉप जो है, इनवर्ड पुल की वजह से वो ड्रॉप जो है वो स्फेयर शेप की होती है। और आपको पता है कि स्फेरिकल चीज होती है उनका जो सरफेस एरिया सबसे कम होता है। अब नेक्स्ट ये तो बात करी मैंने लिक्विड्स की, लिक्विड्स के केस में होता है। अब मैंने पहले ही बताया था कि आपने पढ़ा है कि एल्कीन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें इन केस ऑफ निकल प्लैटिनम प्लैटिनम तो वो सॉलिड है, तो उस केस में भी एड्सॉर्प्शन होती है। तो सॉलिड्स के केस में टीएम ट्रांजिशन मेटल, उनके केस में क्या होता है, उनके पास सरफेस के ऊपर फ्री वैलेंसीज होती हैं, फ्री वैलेंसीज होती हैं सरफेस के ऊपर, जहां पे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स में। अब देखो सरफेस के ऊपर हमने पढ़ लिया अब कि सरफेस के ऊपर एक तो अंदर पुल लग रही है, इनवर्ड पुल लग रही है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस इनवर्ड पुल, या फिर तुम कह सकते हो बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या फिर फ्री वैलेंसीज एट द सरफेस, ठीक है, जो सॉलिड्स में होती हैं। लिक्विड्स और सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करें मॉलिक्यूल्स को, रिटेन करें अपने सरफेस के ऊपर, और दैट इज एड्सॉर्प्शन, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इनवर्ड पुल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है।
इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्ट करे चीजों को, ठीक है, किसी लिक्विड को, सॉलिड को, गैस को, जो भी है, ठीक है, और उसको रिटेन करे अपने सरफेस के ऊपर। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। ये मैंने सारा लिखा है, इसको आप नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, जब एड्सॉर्प्शन होती है तो सरफेस एनर्जी जो है डिक्रीज होती है। सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है तो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में निकलती है? इन फॉर्म ऑफ हीट, जिसको हम बोलते हैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन जो है दैट इज नेगेटिव, राइट। अब तुम्हें पता है कि कोई सरफेस है, उसके ऊपर जो है एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेट जो एड्सॉर्ब होता है वो एड्सॉर्ब हो रहा है एड्सॉर्बेंट के ऊपर। तो अब मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, तो रैंडमनेस या डिसऑर्डर्डनेस जो है सिस्टम का वो भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है जब एड्सॉर्प्शन हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है मीन्स डेल्टा एस जो है वो क्या है? नेगेटिव। अब आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी आपको पता है नेगेटिव होना चाहिए, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके लिए, चेंज इन फ्री एनर्जी। अब डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा एच हमें पता नेगेटिव है, तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। डेल्टा एच नेगेटिव होगा प्लस डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एच से बड़ा होगा, क्योंकि देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सपोज ये 10 है, ये नेगेटिव 10 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डेल्टा एस की वैल्यू अगर -9 है तो ये माइनस में वैल्यू आ रही है। अगर ये छोटा होगा तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी। मींस डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव प्लस डेल्टा एच जो है वो बड़ा होना चाहिए टी डेल्टा एच से। जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होती है, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन हो रही है, एड्सॉर्बेंट जो है वो कवर हो रहा है। ये सपोज ये तुम्हारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, ये सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये सरफेस कवर होता जाएगा तो क्या होएगा? एड्सॉर्प्शन हो रही है, डेल्टा एच डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, टी डेल्टा एच इंक्रीज होगा, सरफेस कवर हो रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया जो है वो कवर हो रहा है। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे डेल्टा एच जो अप्रोक्सीमेटली टी डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में डेल्टा जी जो है वो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। उस केस को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। उस केस को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो ये प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन का, ये विद टाइम डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि सरफेस कवर होना शुरू हो जाता है। सरफेस कवर हो रहा है, उसके बाद डिसॉर्प्शन होएगी तो नेक्स्ट लगेगा ना, डिसॉर्प्शन होएगी मतलब उतरेंगे, रिमूवल होएगी तो नेक्स्ट लगेगा, राइट। ये नोट कर लो आप।